हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस के डिटेल में एक डेप्थ एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल्स प्लस इसके जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उस पर भी थोड़ा सा हम देखेंगे क्या चल रहा है, क्या रीज़न है कि वीवीएल इतना गिरा हुआ है मार्केट की वजह से या फिर कोई और रीजंस हैं। तो चलो पहले फंडामेंटल पे थोड़ी बहुत बात करते हैं, फिर टेक्निकल्स पे, फिर उसके बाद से हम रीजंस देखेंगे कि क्या क्या रीज़न है कि इसमें फॉल आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर फंडामेंटल में देखें तो मार्केट कैप अभी इस टाइम पे इसका 1,65,000 करोड़ के आसपास है। अभी स्टॉक पी 63 पे चल रहा है। आरओईसी ठीक है। तो वरुण बेवरेजेस जो है वो बेसिकली 90s से है और बेसिकली वीवीएल का जो काम है वो ये है कि बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। उसके बाद से ये जो कंपनी है ये 1995 के आसपास मतलब 90s में ये एस्टैब्लिश हुई थी। इसका जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं, वो गुड़गांव में ही है। और इसके बाद से ये हर जगह, इवन बहुत सारे कंट्रीज़ में भी है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, घाना, जाम्बिया, अभी साउथ अफ्रीका में इनकी नई एक फैक्ट्री लगी थी। ठीक है। इसकी जो मेन ब्रांड्स हैं मतलब जिसके साथ ये एसोसिएटेड पार्टनरशिप है वो है पेप्सिको, पेप्सी, सेवन अप, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, स्लाइस, स्टिंग, ड्यूक, लिप्टन, मतलब एक्वाफाइन। हर जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स देखोगे, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसके अलावा ये सारी कंपनीज हैं। उसके बाद से 2022 में वीवीएल ने एक न्यू एग्रीमेंट करा कुरकुरे, पॉपकॉर्न और पेप्सी को मतलब मैन्युफैक्चर करने का। तो अभी क्या, पहले क्या था कि पहले सिर्फ बॉटलिंग का काम करते थे, बट 2022 में ये कुरकुरे के साथ मिलके पॉपकॉर्न, पेप्सिको और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनकी जो रेवेन्यू है वो उसका 70% पोर्शन आता है सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स से और 23% आता है उसके पैकेजेस और ड्रिंकिंग वाटर और रेस्ट से, और 7% है जो कि नॉन कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस हैं उनसे आता है। 81% इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है और रिमेनिंग जो है वो अदर कंट्रीज से आता है। तो अगर हम पिछले 10 साल का एवरेज देखें पी साइड में, तो ये अभी जस्ट ऊपर है, मतलब 60 का पी है इसका ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल का। और अभी जो चल रहा है 63 पॉइंट, ऑलमोस्ट 63 के आसपास ही है, 63-64 के आसपास। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे फोकस करें तो सितंबर में इनकी जो सेल्स थी वो 4800 करोड़ की थी, दिसंबर में 3689 के आसपास। ये जो बिजनेस है इनका ये बेसिकली सीजनल है। दिसंबर मतलब विंटर्स में क्या होता है कि इनके सेल्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं। अगर आप देखो 2022 में भी डाउन था दिसंबर में, उसके पहले 31,177 के आसपास था, फिर उसके बाद से 2023 में भी इनके सेल्स दिसंबर में डाउन हो गए थे। तो सेम सिनेरियो इस क्वार्टर में भी हुआ। 3,690 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स थी दिसंबर में। 2021 में भी 17 करोड़ के आसपास था। इस वजह से क्या हुआ कि इनके जो प्रॉफिट्स थे वो भी डाउन हुए। तो जब सेल, जाहिर सी बात है कि जब सेल्स नहीं होंगे तो प्रॉफिट्स भी डाउन होंगे, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स 2013 में 2100 करोड़ के आसपास थे, जो कि आज मतलब अगर 10 साल में देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 10 टाइम्स हो चुका है। पहले 2000 करोड़ की थी, अभी 20,000 करोड़ की हो चुकी है। सेल्स बढ़े हैं, इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, 15,000 करोड़ की एक्सपेंसेस है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2600 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। दिसंबर 2014 मतलब 2014 तक ये नेगेटिव में थे, कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं था, बट 2015 के बाद से इनकी प्रॉफिट बहुत अच्छा, मतलब अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट इनका जो ग्रोथ है सेल्स का लास्ट 10 साल में 23% से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट जो है 63% से ग्रो हुआ है। स्टॉक प्राइसेस ऑलमोस्ट 49% से ग्रो हो रहे हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इनकी जो बोरोइंग्स है, जो लोन्स वगैरह हैं, लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स थी वो 2023 में बढ़ गई थी, बट उसके बाद से इन्होंने लॉन्ग टर्म को एकदम से कम कर दिया है। बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर अदर एक्सपेंशन के लिए भी, एक्सपैंड करने के लिए भी हो सकते हैं। तो वो उतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट 4 to 5% का सेल ऑफ हुआ है प्रमोटर्स की तरफ से। ये मार्च में हुआ था, फिर मार्च मतलब मार्च तक तो
मार्च में 1% के आसपास हुआ था, उसके बाद से 2024 मार्च के बाद से इसमें और सेलिंग का आया है। अब देखो इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो मार्केट हाई थी इसलिए सेल किया होगा, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बहुत टाइम क्या होता है कि कंपनी डेट ना लेने की वजह से अपने जो स्टेक्स होती है उसको सेल करती है ताकि एक्सपेंशन हो पाए, या फिर जो, क्योंकि देखो अगर सेल्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहा है, तो कंपनी रिस्क लेके एक्सपेंशन की तरफ जाती है, उसको एक्सपेंड करती है। अगर एफआईआई की स्टेक की बात करें तो पहले 21% के आसपास था, फिर बीच में 26%, 27% भी हो चुका हुआ था, बट उसके बाद से मार्च में भी सेलिंग हुई। तो मार्च में सेलिंग के बाद से अभी जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 25% के आसपास है। अगर हम एफआईआई की होल्डिंग में देखें तो गवर्नमेंट ने जो पेंशन फंड होता है उसमें भी डाल रखा है। उसके बाद से बहुत सारे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी 1.38% का स्टेक ले रखा है। उसके बाद से नोडा, स्टिचिंग डिपॉजिटरी। अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो आरजे कॉर्प जो हैं, जो इसके फाउंडर हैं, आरजे कॉर्प के पास 26% के आसपास है। रविकांत जयपुरिया के पास 16.7% है। वरुण जयपुरिया जो इनके बेटे हैं 15.4% के आसपास है। तो अगर हम टीआईआई की बात करें तो निपॉन इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था इनके पास, ऑलमोस्ट 2.69% के आसपास था, बट उसको रिड्यूस करके इन्होंने 1.21% का किया है। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने भी ये स्टेक ले रखा है 1.12% का। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का इसमें कुछ खास अभी तक तो नहीं दिख रहा है। 6.8% के आसपास था 2022 में, बीच में 8.19% के आसपास हो गया था, बट अभी फिर से 7.5 पे आ चुका है। वीवीएल के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, पेप्सी, डियो, स्लाइस। ये 2023 का है, 2024 का नहीं है। यहाँ इनका ये टारगेट है 1.4 बिलियन टारगेट कंज्यूमर, 3.8 मिलियन रिटेल आउटलेट्स क्रिएटेड 6 कंट्रीज में। ये एक्चुअली 2023 का है, 2024 का नहीं है यहाँ पे, तो मैंने 2023 का ही ओपन कर लिया। टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 14,000 पीपल्स का है। उसके बाद से इनकी रेवेन्यू वगैरह तो हमने देख ही लिया है। डिमांड क्रिएशन, ये इनका मेन पैटर्न है। 2019, फिर 2024, 2023 में जो CAGR है वो ऑलमोस्ट 17% से ग्रो हो रहा है। इनके फॉर मोटर्स हैं और क्या है, तो 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुई एज ए पब्लिक कंपनी। पेप्सिको एक्वायर्ड 26% स्टेक इन वीवीएल। फिर उसके बाद से इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। देवयानी बेवरेजेस मर्ज्ड विथ वीवीएल, 2004 में देवयानी बेवरेजेस इनके साथ मर्ज हो गई। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट मेड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड पी वरुण बेवरेजेस इंटरनेशनल मर्ज विथ वीवीएल। कंसोलिडेटेड एक्वायर्ड दिल्ली सब टेरिटरी, ठीक है। कैपिटल इन्फ्यूजन 4500 मिलियन, प्रोमोटर्स ग्रुप रिसीविंग एंड इन्वेस्टमेंट है 2016, 2018, 2023। अभी जब नया आएगा ना तब और अच्छे से पता चलेगा। देखो इनके ब्रांड दैट स्केल द विविड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, स्टिंग, स्टिंग ब्लू, एवरवेस, ड्यूक, ट्रॉपिकाना, ट्रॉपिकाना डिलाइट, स्लाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके बेसिकली। अभी साउथ एशिया में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका में भी किया है इन्होंने। 120+ डिपो, काफ़ी अच्छा है इनका। मतलब देखो मेन क्या है कि कुछ भी यूज़ करोगे, ये एक तरीके से मोनोपोली स्टॉक है अभी तक। अगर कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करें तो 23.5% के आसपास ग्रो हुआ है, और CAGR 25.7% से। पैट इनका, नेटवर्थ इनकी जो है वो 20% से ग्रो हो रही है। वरुण जयपुरिया, रवि जयपुरिया, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ऑल टाइम डायरेक्टर हैं। और कौन है? रश्मि धारीवाल, सीता भोसला। बेसिकली क्या है ना कि ये ब्रांड ऐसा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग, बॉटलिंग, हर चीज़। तो इस रीज़न से काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है ये। अभी हम
टेक्निकल्स पे थोड़ा देखते हैं, फंडामेंटल्स हमने देख लिया और टेक्निकल्स पे थोड़ा देखते हैं। अगर हम देखें 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और लास्ट टाइम अगर देखें तो लास्ट टाइम इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। मतलब अगर 200 मूविंग एवरेज डे के आसपास देखें तो ये इसका ये जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि निकल के आता है अपना 580-85 के आसपास। अगर 100 मूविंग एवरेज डे देखें तो लास्ट टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस जोन पे, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना था, और इस जोन पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। बट अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में देखें तो यहाँ पे एक 440 का लो लगा है। अब दो चीज़ें हैं देखो, एक तो 600-640 के आसपास इस राउंड में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसने, तो ये जो जोन है ना काफ़ी अच्छा है, मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो 600 और 680, 680 तो नहीं कह सकते, 650 का ही ले लेते हैं। 650 से 600 का लेवल काफ़ी क्रूशल है, और बाकी जो अभी नेक्स्ट लेवल है ना वो यही है, मतलब 495 से 500 का लेवल। अगर इस लेवल पे जाने के बाद से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो इसमें फॉल फिर से आ सकती है, और ये जो लेवल है ना ये एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस बार क्या है कि अभी जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो इसमें से इसकी सेल्स बढ़ जाएगी, इसके जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो इस रीज़न से हो सकता है कि ये जो लेवल था पहले इस तक यहाँ तक आ जाए, मतलब 520, 525, 530 तक, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, एक रिवर्सल जा रहा है। तो अगर इस लेवल को ईजिली ब्रेक कर लेता है जो 530, 520, 525 के आसपास है, तो फिर ये 600 को टेस्ट करने जाएगा। तो अगर इस लेवल पे यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिल जाती है तो 600 और फिर 640 ईजी है। बट अगर इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं मिलता है और फेल हो जाता है, मतलब इस लेवल पे जाने के बाद से सपोज इंडेक्स गिर गए तो ये भी गिरेगा, इंडेक्स गिर गए या फिर मार्केट नेगेटिव रहा तो 520, 530 जाने के बाद से फिर से इसमें फॉल आएगा, और जब फॉल आएगा वो फिर इस लेवल को टेस्ट करेगा। तो अगर फॉल आया और इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये 400 और फिर 360 तक जाएगा। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि पहला जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ, वो होगा 525 से 530 तक। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा 600 का, वो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 2 से 3 महीने का मैं पीरियड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें एक ब्रेकआउट मिल जाता है तो 600 की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे हमें एक मतलब फेल हो जाता है, यहाँ पे जाने के बाद से रेजिस्टेंस फेस करता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये लेवल हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सपोर्ट की तरह काम करे। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है फिर जो अपना लेवल निकल के आएगा वो 400 और 360 का। तो नीचे की तरफ हमारे पास एक ये जोन है और दूसरा 360 का है। अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 37-38% के आसपास फॉल हुआ था, बट अभी ये 487 के आसपास है। अपने लो से ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास करेक्ट हो चुका है, 7-8% के आसपास। तो अगर हम टेक्निकल्स पे हमने देख लिया 200 मूविंग डे के नीचे है, इसका जो अभी सपोर्ट है वो 440 का ही रहेगा, और जो रेजिस्टेंस रहेगा 525, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 600-620 तक जा सकता है, जाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इसके एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो ये 520 फिर 600 तक जा सकता है। अगर नीचे के लेवल्स की बात करें तो 440 का लेवल है, अगर वो ब्रेक हो जाता है 520, 525 पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद से अगर नीचे आता है 440 ब्रेक होता है, फिर 400, फिर 360, ये दो लेवल्स हैं। तो अगर हम रीजंस की बात करें तो पहला रीज़न तो ये है कि मार्केट करेक्ट हुआ था, इस रीज़न से इसमें फॉल आया था। सेकंड रीज़न ये है कि जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में इसके सेल्स कम हो जाते हैं, तो ये दूसरी रीज़न हो गई। तीसरा रीज़न ये था कि अभी एक न्यूज़ आई थी कि मतलब कैंपा कोला थोड़ा सा कंपटीशन में आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो इस रीज़न से भी है। तो एक मतलब न्यूज़ आई थी कि कैंपा कोला जो है वो 10% मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। मतलब अभी क्या कहते हैं, अभी इस कैंपा कोला तो बहुत पहले से है, बट उसमें क्या है कि अभी एक्वायर कर चुका है, मतलब 10% के आसपास। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग जैसे सपोज पेप्सी टेस्ट कर चुके हैं, स्प्राइट टेस्ट कर चुके हैं,
तो जब कोई नया प्रोडक्ट आता है ना तो उसको टेस्ट करने जाते हैं, ताकि मतलब हो सकता है कि पेप्सी या फिर कोक का जो फ्लेवर है उससे थोड़ा डिफरेंट मिले। अब वो टेस्ट कैसा लगेगा एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत टाइम जाते हैं लोग। तो जैसे एक्सपीरियंस होगा, तो एक्सपीरियंस के बाद से क्या होता है कि अगर उन्हें पसंद आया तो वो फिर उसे अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो कैंपा कोला है वो रिलायंस का है, और रिलायंस हर चीज़ में एग्रेसिव हो जाती है, मतलब उसका जो बिजनेस माइंडसेट है ना वो बहुत ही एग्रेसिव रहता है। तो अगर वो एग्रेसिव हो गई तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी वरुण बेवरेजेस को और उसके शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो और थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है कि मतलब 360 पे भी आ जाए। क्योंकि अगर हम टेक्निकल्स पे भी देखें तो एक तरीके से डबल बॉटम बना हुआ है, तो मतलब 360 तो पॉसिबल लग रहा है। बाकी देखते हैं अभी। देखो फंडामेंटल अच्छे हैं, मतलब कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसका जो प्रॉफिट है वो भी, नेट प्रॉफिट जो है वो 39 36 36% के आसपास ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू 39 40 के आसपास ग्रो कर रही है, 40% के आसपास। तो अच्छी कंपनी है, बट वही है कि अभी सीजनल है चीज़ें, मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे था, स्टॉक्स ओवर प्राइस थे, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा इसका सीजनल जो सेल है वो डाउन हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है, कंपनी अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।